कि सेशन से आपके आज के सेशन से सभी को लाभ होगा। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद और स्वागत इस सेशन में। आई एम शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? हाँ, यस मैडम। ऑल राइट। और हिंदी में बात कीजिए ज्यादा। ये प्रेजेंटेशन सभी को दिख रहा है? नहीं नहीं। ओके। मैडम अभी ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है सभी को? यस मैम। हाँ, दिख रहा है। यस मैम। ऑल राइट। तो मैं हिंदी इंग्लिश कुछ मिक्स करके बात करूंगी, संवाद करूंगी आपके साथ। और जहाँ कहीं भी आपको कुछ पूछना हो तो आप अभी भी बीच में भी रोक सकते हैं, और वरना हम एंड में एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज एंगर मैनेजमेंट। आज जो प्रेजेंटेशन है उसका फोकस रहेगा, इस पूरी प्रेजेंटेशन में आई डील विद एंगर क्या होता है, रिस्पॉन्सेस टू एंगर, इल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, रिकॉग्नाइजिंग एंगर, what causes anger, why some people are more angry than others, things that add to anger, and how to deal with anger. तो मुख्य रूप से हम यही सबके साथ बात करेंगे कि क्या एंगर होता क्या है, सबसे पहले इसको पहचानना, और किस तरीके से हम एंगर को, हम गुस्से के लिए एक हमारे क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, कैसे हम पहचाने कि हम एंगर में है, हमारी जो फीलिंग्स है वो एंगर की हैं, किस वजह से एंगर होता है, क्यों कुछ लोगों में ज्यादा गुस्सा होता है एज कंपेयर टू अदर्स, और कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और अंत में किस तरीके से हम अपने इस गुस्से पर काबू पा सकते। श्रीमद् भागवत गीता का एक बहुत बेहतर श्लोक है जो कि क्रोध के बारे में कहा गया। एंगर को अगर हिंदी में समझे तो क्रोध ही है। इसको चैप्टर 2 वर्स 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रंश होती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पे प्राणी स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मतलब आपका एक क्रोध, छोटा सा जो क्रोध है, जिसे हम बहुत ज्यादा जिसके बारे में सोचते नहीं, हमें स्कूल से अब तक कभी सिखाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि क्रोध से कितना बड़ा नुकसान होता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्रोध एक ऐसी चीज है जिससे कि आप बेवकूफ हो जाते हैं, चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, आप किसी भी लेवल पर हो, कितना भी ज्ञान हो आपको, लेकिन जब आपको क्रोध आता है तो क्रोध के साथ में आपका जो ज्ञान है, जो सही और गलत को समझने की आपकी क्षमता है, वो क्षमता ही नष्ट हो जाती है। क्रोध में इंसान सही और गलत में भेद ही नहीं कर सकता। आपकी स्मृति भ्रांत हो जाती है, मतलब कि जो भी आपने याद किया, जो भी एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया है, समझाया है थ्रू द लाइफ कोर्स, वो सभी आप भूल जाते हैं जिस समय आपको क्रोध आता है। आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है, आपको कुछ अपना ज्ञान ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं रही, तो आदमी फिर स्वयं ही नष्ट हो जाता है। क्रोध का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और आज की तारीख में तो ये पूरी वर्कशॉप है, ये बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि हम यूक्रेन में देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध चल रहा है। हम तीसरे महायुद्ध के पर खड़े हुए। तो सिर्फ ये महायुद्ध जिसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए का विध्वंस हो रहा है, और सिर्फ रुपयों का ही नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट का हो रहा है, जिसके लिए पूरा यूरोप, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा एशियन वर्ल्ड सब लगे हुए हैं कि हाँ कितना पॉल्यूशन है, पृथ्वी को कैसे बचाएं, एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें। और इस समय किसी को कुछ ध्यान नहीं है आज की तारीख में कि कितने बॉम्ब्स हम चला रहे हैं, कितने पेट्रोल टैंक्स हम खत्म कर रहे हैं, कितने लोगों की जान से हम खेल रहे हैं,
कितने अरबों खरबों रुपए का हम ऐसे ही उन्हें आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, किसी को कुछ होश नहीं है। हम हो सकता है कि आज का दिन हम जो देख रहे हैं, कल के दिन हमें कोई और परमाणु और भी देखने को मिल जाए। तो क्रोध का इतना ज्यादा प्रभाव, क्रोध इतना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम सभी की लाइफ का, चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। अब नेशंस को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रोध से तबाही होती है। एंगर इज अ पनिशमेंट वी गिव टू आवरसेल्फ। जो व्यक्ति क्रोध में जल रहा होता है, हमें लगता है कि क्रोध में आकर हम दूसरों का नुकसान करते हैं, लेकिन हम अगर अपने आप को इंटरनलाइज करें और सोचें तो गुस्से में जब भी कभी हम होते हैं तो हम किसी दूसरे का नुकसान करने से पहले खुद का नुकसान करते हैं। और जितना ज्यादा हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं उतने ही ज्यादा वेग से हम ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि उससे ज्यादा दूसरे का नुकसान करें। इसलिए हम और एनर्जी बर्न करते हैं, इसलिए हम और अपने क्रोध को बढ़ाते हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ है तो अब दूसरे का उससे 10 गुना ज्यादा तो होना ही चाहिए। तो उस प्रोसेस में हम और ज्यादा गुस्सा करते हैं, और जितना हम ज्यादा गुस्सा करते हैं और दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं उतने ही ज्यादा हम, देयर इज ऑलवेज रिएक्शन टू एक्शन। जितना जैसा हमारी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है फिर उतनी रिएक्शन दूसरी साइड से भी हमारे पास आती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एंगर इज अ पनिशमेंट टू आवरसेल्फ फॉर समबडी एल्स मिस्टेक। क्योंकि एंगर जब आता है तब आपके पास कोई ना कोई कारण रहता है एंगर के लिए, या तो एक्सटर्नल कॉज रहेगा या इंटरनल कॉज रहेगा, लेकिन जो भी उसका कारण होता है वो कारण सबसे पहले आपको ही नष्ट करता है। इसीलिए कोई दूसरे ने गलती की, कोई दूसरा कुछ कह गया आपको, कोई दूसरे का उस समय मनोवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी, उसने आपको कुछ बोल दिया, उसके लिए आप क्यों परेशान हो। भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति ने बहुत सारी गालियां दी और भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहे। उसके बाद उससे पूछा कि अब कुछ खाओगे? तो बाकी लोग बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे कि आप ऐसा कैसे हो गया कि भाई आप इतना, उसने बोल दिया, इतनी गालियां बोल दी, इतना आपको अब्यूज किया उसने, और आपको क्रोध आने की बजाय आप उससे पूछ रहे हो कि हाँ बैठ जाओ, बहुत गुस्सा कर लिया, कुछ खाओगे पियोगे। भगवान बुद्ध ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया जो कि हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ वो गालियां दे रहा था लेकिन मैंने ली नहीं। Yes, ma'am. तो उसने दी लेकिन मैंने नहीं ली, इसीलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये उसकी गलती है और उसी को नुकसान हुआ, और नुकसान भी उसी को ही झेलने दो। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि उसने दी गालियां उसने दी, उसकी मनोवस्था खराब थी, उसको क्रोध आ रहा था, उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, मैंने ली नहीं। उसने दी लेकिन मैंने नहीं ली, इसलिए मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब ऐसा कोई इंसान कब कह सकता है? ऐसा कोई इंसान सिर्फ तभी कह और कर सकता है जबकि वो खुद को अच्छे से जानता हो, वो खुद में शांत हो, वो खुद में संतुष्ट हो, वो अपने आप से जुड़ा हुआ हो। तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई कितना भी गलत बोले। आज मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत ही बेकार लगे और वो बोले कि नहीं ये मैडम क्या बोलकर जा रही है, क्या कह रही है। तो क्या मुझे, अगर 50 लोग सुन रहे होंगे तो 50 में से हो सकता है 5 को पसंद ना आए, या 40 को पसंद आए, 10 को पसंद आए, 40 को पसंद ना आए, लेकिन मुझे अपने काम पर और मुझे अपने पर भरोसा होना चाहिए, मुझे अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ, whether I am giving my 100% or not, whether I am prepared or not. So how much satisfied and how much good, कितनी मेरी सेल्फ इमेज पॉजिटिव है, मैं अपने आप को कितना जानती हूँ। अगर मैं खुद को जानती हूँ तो दूसरे मेरे लिए कुछ भी कहें मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे उसे कंसीडर करके गुस्सा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज एंगर? एंगर होता क्या है? गुस्सा, हम क्रोध की बात कर रहे हैं।
इट इज अ फीलिंग, थॉट एंड बिहेवियर। आपको एक फीलिंग होती है, इमोशन है एंगर का भी। जैसे बाकी सब इमोशंस हैं आपके, बहुत प्लेजेंट, बहुत अच्छे से इमोशंस है, इसी तरीके से एंगर भी एक इमोशन है। लेकिन यूजुअली हम हैप्पीनेस को तो बड़ा वेलकम करते हैं, हम एक्साइटमेंट को वेलकम करते हैं, लेकिन हम एंगर को सोचते हैं कि नहीं है, एंगर नहीं, एंगर नहीं, बहुत बहुत खराब है, बहुत नेगेटिव है। लेकिन एंगर जो है, क्या वो सच में इतना नेगेटिव है या नहीं है, ये मैं आपको एक सोचने के लिए छोड़ रही हूं अभी इसी पॉइंट पर। आपके पास एक क्वेश्चन कि क्या सच में एंगर नेगेटिव है, क्या सच में एंगर बहुत बुरा होता है, या एंगर के भी अच्छाई और बुराई, जैसे हम स्ट्रेस बोलते हैं ना कि एक यूस्ट्रेस भी होता है, एक डिस्ट्रेस भी होता है, और यूस्ट्रेस को हम वेलकम करते हैं, डिस्ट्रेस से हम कहते हैं कि नहीं, डिस्ट्रेस से बचो। इसी तरीके से एंगर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी और इमोशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। आप अगर कहीं पर सपोज आपके सामने कोई किसी के साथ बहुत खराब कर रहा है और आप उस समय शांति से आराम से बैठे हुए हैं, हम तो अपनी समाधि में बैठे, हम तो किसी से कुछ नहीं बोल रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या इस तरीके से दुनिया चल सकती है? क्या ये अच्छी वैल्यू है कि जब दूसरे के साथ कुछ हो रहा है तब आप आंखें बंद करके बैठे हैं, और जब आपके साथ होगा तब आप चिल्लाएंगे? तो एंगर इज नॉट ऑलवेज बैड इमोशन। बैड कब होता है? बैड तब होता है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब आप उसको मैनेज नहीं कर पाते सही से, जब आप ये नहीं समझ पाते कि गुस्सा है, इसको मैं कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करूं। मुझे बहुत गुस्सा आया, बड़े खराब नंबर आए मेरे पिछले सेमेस्टर में, मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर, और इसीलिए मैंने अब ये सोचा कि मैं 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और मुझे कवर अप करना है, और मुझे अपनी परसेंटेज को इससे ज्यादा बढ़ाना है। या ये पर्टिकुलर टास्क है, ये पर्टिकुलर एरिया है जिसमें मैं बहुत खराब हूं, मुझे नेगोशिएशन करना नहीं आता, और इसकी वजह से, ये नेगोशिएशन ना कर पाने की वजह से लोग मुझे बेवकूफ बना जाते हैं, वो मुझे चीट कर जाते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा है अपने ऊपर, इस बात पर बहुत गुस्सा है। तो अब मैं क्या करूं? मैं जाकर वो जिन लोगों ने मुझे चीट किया, उन्हें जाकर तलवार से युद्ध करूं, उनके साथ लड़ाई करूं, उन्हें बुलाऊं, उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोलूं, या फिर मैं अपने अंदर भीतर जाकर ये देखूं कि मेरे अंदर नेगोशिएशन स्किल्स में क्या कमी है, कहां पर कमी है, लूप होल कहाँ है, मैं कहाँ वीक पड़ जाती हूँ, मेरा कमजोर एरिया कौन सा है, तो उसमें मुझे क्या काम करना है, और किस काम को करने से मैं भी अच्छी नेगोशिएशंस करना सीख जाऊंगी। तो जो एंगर की फीलिंग है, इसीलिए ये फीलिंग भी एक अच्छी फीलिंग है, और ये फीलिंग है जो कि बाद में थॉट्स में कन्वर्ट होती है। अब आपने एंगर आया, आपको फील हुआ, खराब फील हुआ, उसके बाद आपको थॉट आया कि हाँ ये इस वजह से खराब हुआ, और फिर आप किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व हुए। अब वो बिहेवियर कैसा है जिसमें आप बिहेवियर में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि एंगर का आउटकम जो है वो बिहेवियर की टर्म में ही सबके सामने आए। तो बिहेवियर कैसा है आपका? अब वो बिहेवियर एग्रेसिव हो गया, हॉस्टाइल हो गया है, या आपने उसको मैनेज करके प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लिया, किसी कंस्ट्रक्टिव एक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे कि बहुत तेज गुस्सा आया तो पेंट ब्रश लेकर, पेंट लेकर लोग पेंटिंग करते हैं। तो देयर आर सेवरल फॉर्म्स एंड सेवरल वेज जिनसे कि हम अपने एंगर को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि बहुत ही पावरफुल इमोशन है, लेकिन क्योंकि हमें कभी सिखाया और समझाया ही नहीं जाता कि इतने पावरफुल इमोशन को हम किस तरीके से हैंडल कैसे करें, तो हमें किसी को पता ही नहीं होता एक्चुअली। हमें गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, कुछ लोग गुस्से को क्या करते हैं, दबाते हैं, स्पेशली वुमेन गुस्से को दबा जाते हैं, पी जाते हैं, कहते हैं पी लो ये गुस्सा, मत करो मत करो, बट देन उसका मैनिफेस्टेशन और किसी और तरीके से होता है, या उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। लोगों को इतनी तरीके के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीजेस हो जाती है, किस वजह से हो जाती है?
उनमें से आधी से ज्यादा वजह गुस्सा होता है, क्योंकि आप गुस्से को पी रहे हो, आप सप्रेस कर रहे हो। तो सप्रेस करने की बजाय गुस्से को, उसको मैनेज करना जरूरी, कि अपने गुस्से को अच्छे से समझें और समझकर उसके ऊपर काम करें। हमारे यूजुअल जो रिस्पॉन्सेज हैं एंगर के लिए, उनमें से पहला रिस्पॉन्स, 4 तरीके के रिस्पॉन्सेज हम देते हैं यूजुअली। वन इज फिजियोलॉजिकल अराउजल, देन बिहेवियर, देन थॉट्स, और फिर एसोसिएटेड इमोशंस। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में जब भी किसी को गुस्सा आता है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। आप देखो किसी लोगों को जब गुस्से में होते हैं तो उनकी माथे की जो नसें होती हैं वो भी चढ़ रही होती हैं, उनके फेस पर अलग तरीके की टेंशन दिख जाती है, पसीना आ रहा होता है, किन लोगों को बहुत तेज गुस्से में पसीना टपक रहा है, मुंह बार बार सूख रहा है, रेडनेस इन आईज, लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, कान लाल हो जाते हैं, शेक करने लग जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। गुस्से का इतना बड़ा एक्सप्रेशन होता है। बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो है इसका, वो या तो चिल्लाएगा व्यक्ति, गुस्सा आ रहा है जिसको बहुत तेज, क्योंकि उसके ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, तो कहीं तो एनर्जी निकलेगी ना, तो फिर वो चिल्लाएगा, शाउट करेगा, भागेगा, वॉयलेंट बिहेवियर में इन्वॉल्व होगा। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, और कहीं पे पेरेंट्स ही होते हैं, गुस्सा आया बहुत तेज, टीवी तोड़ दिया। अधिकतर हम सुनते हैं ना, जब हमारे टाइम में तो हम बहुत सुनते थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और कितने सारे पाकिस्तान में टीवी टूट गए। तो लोग ऐसी घर में लड़ाइयां हो रही होती हैं, लोग ग्लास फेंक देते हैं, थाली फेंक दी खाने की सामने आई तो गुस्से में, और कुछ नहीं मिलता तो कभी कभी बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं, वो छोटे हैं, उन्हें उनके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगर का, वो बहुत ईजी है। तो ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, वायलेंस, ये सारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं एंगर के। देन थॉट्स, हमने पहले ही देखा, जो एंगर है वो फीलिंग से थॉट में कन्वर्ट होता है और बिहेवियर में कन्वर्ट होता है। थॉट कैसे आते हैं हमारे? थॉट आते हैं कि हाँ, ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा गया, मुझे ही कहा गया, मुझे ही टारगेट किया जाता है। या फिर जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई, थोड़े सा कुछ खराब हुआ पास्ट में, और उसको आज की तारीख में उसे और बढ़ा चढ़ा कर देख लेना, नहीं इतना बुरा हो सकता है मेरे साथ, ये व्यक्ति मुझे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भूतकाल में भी इस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया। तो उसको हम बहुत ज्यादा इरेशनली मैग्नीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उस डर को बढ़ा देते हैं कि हमें सामने नुकसान होता नहीं है एक्चुअल में उतना नुकसान, या कोई भी जो नुकसान हुआ उससे इतना ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा जितना कि आप सोच लेते हैं। अपनी इमेज बना लेते हैं गुस्से में कि हाँ, मेरे को मेरी तो इमेज, इस बच्चे ने जिसने मेरे से कुछ बदतमीजी कर दी, जैसे आजकल पेरेंट्स और चिल्ड्रन उनके होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, या हमारे समाज में कलीग्स के साथ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बॉस और एम्प्लॉय उनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हर किसी के साथ में। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो या तो हमारी सेल्फ इमेज, हमारी अहम पर चोट पहुंचा रहा है, हमारे सेल्फ इमेज है उसको टार्निश करना चाहता है, हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यही तो डर होते हैं सिर्फ हमारे, जिन डर की वजह से फिर हम रिटेलिएट करते हैं, जवाब देते, प्रत्युत्तर देते। तो हम गुस्से में जो थॉट्स आते हैं वो कभी रैशनल नहीं होते थॉट्स हमारे, उसमें हम सही और गलत सही से नहीं समझ पाते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमने तो अच्छा किया, हमने तो कोई गलत नहीं किया किसी के साथ, फिर हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है, हमें गलत क्यों बोला जा रहा है। और जो फोकस होता है हमारा, हमें किसी पर क्रोध आया कि हाँ आज उसने हमें टाइम दिया और वो मिलने नहीं आया व्यक्ति, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो मिलने नहीं आया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में उससे एक्सीडेंट हो गया हो कोई, वरना ही इज अ वेरी कमिटेड पर्सन, तो वो क्यों नहीं आया। लेकिन हमारे को क्या थॉट आएंगे,
वो उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और वो पर्सन इज नॉट हियर। तो हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट को काउंट करते हैं उस समय, और जो सामने वाले व्यक्ति ने, जिस पर हमें गुस्सा आ रहा है, उसने भले चाहे हमारे साथ 10 बार अच्छाइयां की हो, हम उस 10 बार की अच्छाइयों को उस समय याद नहीं करते। हम उसने जो एक बार हमें या 2 बार हमें हमारे साथ कुछ गलत किया है, हम उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा देते हैं और उसी पर ही फोकस करते हैं। तो गुस्से में जो हमारे थॉट्स हैं वो बड़े ही नेगेटिव हो जाते हैं और हम हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसका कसूर नहीं है। देन अदर एसोसिएटेड इमोशंस, और कौन कौन से इमोशंस जो है वो गुस्से से जुड़े होते हैं, क्या हमें फील होता है उस समय जब हमें गुस्सा आ रहा होता है। वन इज हेल्पलेसनेस, हमें लगता है कि क्या करूं क्या करूं, इस व्यक्ति ने मेरा इतना नुकसान कर दिया, इसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वो रुतबे में मुझसे बड़ा है या ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा नॉलेजेबल है। लेकिन अपमान की फीलिंग तो सभी को महसूस होती है, हेल्पलेस सभी महसूस करते हैं एट टाइम्स ड्यू टू वन और द अदर रीजन। उसके लिए रीजन कोई भी हो सकता है। जब आपको फील होता है आई फील पुट डाउन, किसी ने मुझे नीचा दिखाया है, तब गुस्सा आता है। या आप डर जाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ फोरकास्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ भविष्य में मुझे और इतना इतना नुकसान, इससे एसोसिएटेड नुकसान हो सकता है। हर्ट, मिसअंडरस्टूड, कि नहीं लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, आप हर्ट हो जाते हैं। रिजेक्टेड फील करते हैं कि ओ मेरे को तो किसी ने पसंद ही नहीं किया, मेरी कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए मुझे ऐसे बोल रहे हैं। मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि नहीं तुम तो अच्छे नहीं हो, तुमने अच्छे से कपड़े अच्छे नहीं पहनते हो, या तुमने अच्छे से काम करना नहीं आता है। तो इफ यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, शेम, शर्म की फीलिंग, लो सेल्फ वर्थ कि हाँ मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, या मैं कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, चिड़चिड़ा होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, गुस्सा ज्यादा, आउटरेज होना, हॉस्टाइल हो जाना, बिट्रेयल की फीलिंग आना कि हाँ मुझे धोखा हो गया मेरे साथ, या वायलेंस की फीलिंग आना, ये सारे एसोसिएटेड इमोशंस हैं जो कि क्रोध से ही जुड़े हैं, जो और नेगेटिविटी को और क्रोध को बढ़ाते हैं। Then what are the ill effects of anger? Till now, if anyone has any question? राजपूत मॅडम, सर्वांचे माईक ओपन करा, म्हणजे लोकांना प्रश्न विचारता येते. जी. हॅलो, कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. तुमच्यासाठी आता माईक ओपन केलेला आहे. माईकला अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारा. आहेत कोणाचे प्रश्न? फिर बाद में लेते हैं सर, बाद में लेते हैं फिर. लेट मी फिनिश दिस प्रेजेंटेशन क्विकली. मैं थोड़ा सा फास्ट रन करूंगी. इल इफेक्ट्स ऑफ एंगर कि क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, यूजुअली हम सभी को पता है, लेकिन हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते टाइम पर. एक्चुअली क्या होता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टिमुलस एक साथ आ रहे होते हैं, और हम उन सब को एक मिक्स बनाकर और एक साथ ले रहे होते हैं. इसलिए हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. तो हेडेक क्या करते हैं हम, हेडेक हुआ और हमने दवाई ले ली. डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसोमेनिया होता है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, stroke, breast cancer, and other types of cancers. They all are somehow, somewhere they are related to anger. But हम अपने एंगर का ट्रीटमेंट करने की बजाय, अपने स्ट्रेस का ट्रीटमेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं या ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, अपने डिफरेंट टाइप की सर्जरीज में लग जाते हैं. तो ये हमारे एंगर जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. रिकॉग्नाइजिंग एंगर, कैसे पहचाने कि हमें एंगर है.
तो उसके लिए डायरेक्ट बिहेवियरल साइंस हैं, जो डायरेक्ट बिहेवियर साइन है, एकदम दिखते हैं। जिसको गुस्सा आ रहा है तो एकदम दिखते हैं वो। असॉल्टिव, हर्टफुल, रिबेलियस, नहीं मुझे नहीं जाना। जितने काम के लिए आप अपने बच्चों में एंगर आप कैसे नोटिस कर सकते हैं कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, जितना जो आप करने के लिए बोलेंगे वो उसके अपोजिट ही करेंगे। वो कभी आपको हाँ जी नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी करने के लिए बोलेंगे वो पहला सेंटेंस बोलेंगे ना, बाद में डर के मारे वो अपना माइंड चेंज करें तो वो अलग बात है। देन डायरेक्ट वर्बल साइंस क्या है? ओपन हेट्रेड, कंटेम्प्ट एंड डिसगस्ट, सस्पिशियस, ब्लेम, रिवेंजफुल, नेम कॉलिंग, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, ऐसे करके बोलते हैं ना लोग गुस्से में कि हाँ तुमने तुमने ही सब कुछ बिगाड़ा है, तुमने सब कुछ खराब किया है, तुम ही ऐसे हो, तुम वैसे हो। और हमेशा सस्पिशियस रहना, वो भरोसा नहीं कर पाते दूसरों पर। उन्हें हमेशा लगता है कि नहीं, समवेयर दिस पर्सन इज नॉट राइट। लोग अच्छे होते ही नहीं है, लोग खराब होते हैं, वो इस तरीके से चीट करते हैं, ऐसे परेशान करते हैं। इनडायरेक्ट बिहेवियरल साइंस क्या है? जो कि इनडायरेक्ट है, विड्रॉल। आपको जहां पर गुस्सा आता है तो उन सिचुएशन से, उन लोगों के पास से यूजुअली आप उनसे कट जाते हो। अगर कोई मित्र है आपका, वो आपको बार बार गुस्सा दिलाता है तो आप अवॉइड करते हो उसको, फिर उसके पास जाना, उन सिचुएशंस के पास जाना अगर पॉसिबल है आपके पास तो विड्रॉल इज द बिगेस्ट साइन ऑफ एंगर। देन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन एंड गिल्ट, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, excessive submissive deferring behavior, crying. indirect verbal signs भी होते हैं, जैसे I don't want to talk, बात ही नहीं करनी है मुझे, I'm disappointed in your relation, in our relationship, ऐसे बोल देते हैं कि नहीं बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही है इस रिलेशनशिप में, नहीं रखना है रिलेशन, कंटिन्यू नहीं करना है। आई फील बैड ऑल द टाइम, मुझे हमेशा ना जब भी मैं साथ में रहता हूँ मुझे खराब फील होता है। अब होता किस लिए, क्या वजह क्या है, बेसिक रीजंस क्या है एंगर के? तो कुछ एक्सटर्नल रीजंस रहते हैं, कुछ इंटरनल इवेंट्स होती हैं, दोनों तरीके का, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फर्टाइल जमीन है, मतलब व्यक्ति में गुण है कि वो क्रोध उसको जल्दी आ जाए, और उसमें जरा सा आप कहते हैं ना आग में घी डाल दो तो और ज्यादा भड़क जाती है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के रीजंस हो सकते हैं एंगर के लिए। क्यों कुछ लोग ज्यादा गुस्सा आता है, कुछ को कम? तो एक रीजन हो गया जेनेटिक रीजन, कि आपके कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। दूसरे कुछ सोशियो कल्चरल रीजंस होते हैं, जिसमें कि आपका कल्चर ऐसा है जिसमें गुस्सा करना सिखाया जाता है। कुछ कल्चर्स हैं जिसमें, जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर हर किसी को आर्मी में, आर्मी के सारी की सारी जो एक्सरसाइजेज हैं और आर्मी की सारी एक्टिविटीज हैं वो सब कंपलसरी है उन्हें सीखना। दे आर द पार्ट ऑफ एवरीवन, हर किसी जो नेशन उस देश का रहने वाला है उसको आता है, कराटे आता है, उसको बंदूकें चलाना आता है, उसको बारूद से खेलना आता है। तो वो कल्चर है एग्रेसिव होना। जैसे हम अपनी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में देखते हैं, वहां पर कल्चर है कि आई एम फर्स्ट, मी एंड माई, आई एम फर्स्ट। तो वहां पर एंगर ज्यादा होता है, क्योंकि व्हेन यू से आई एम फर्स्ट तो आप अपने आप को इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे हो कि आप किसी दूसरे के लिए स्पेस ही नहीं है, तो वहां पर आप रिस्पॉन्ड करोगे, तो वहां पर एग्रेशन को, एंगर को कल्चर में एम्बेडेड होता है एंगर। देन फैमिली बैकग्राउंड ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी फैमिलीज में, क्योंकि सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट है एंगर, तो जिनकी फैमिलीज में जब बच्चे देखते हैं और बड़े होते हैं ऐसे माहौल में जहां पर ज्यादा गुस्सा किया जाता है, तो वहां पर बच्चे भी उसी तरीके का फिर आगे जाकर उसको रिपीट करते हैं बिहेवियर को। थिंग्स दैट मे ऐड टू कॉन्फ्लिक्ट, जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जिसे हम कहते हैं कि हमें पता नहीं चला कि क्यों उसको गुस्सा आ गया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं स्टिमुलस एनवायरनमेंट से आ रहा है या हमारे पास से आ रहा है। तो टॉकिंग सार्कास्टिकली, एक बार हम तानों की बात करते हैं, तानों में बात करते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि हाँ बेटा ये तुमने सही नहीं किया, हम बोलेंगे हाँ ये तो शहंशाह है,
ये तो ऐसे ही बड़े काम करते हैं। या बच्चा अगर कॉलेज से निकल गया या उसके पास कुछ अच्छी लाइफ नहीं है, उसे अपनी कहीं कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया है, हाँ इन्होंने तो बड़े तीर मार लिए। तो जो सार्कास्टिक लैंग्वेज होती है ये ज्यादा हर्ट करती है। तो क्रिटिसाइज जनरली यूजुअली हम लोग, मतलब इट इज इजी फॉर ईच वन ऑफ अस, हम बहुत अच्छे होते हैं दूसरे की कमियां बताने में, दूसरों की बुराइयां बताने में। तो हमें लगता है कि हम तो बहुत फेयर हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं भाई, हम देख पा रहे हैं, हम जज हैं, हमें समझ आ रही है, हमारी नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, और इसीलिए हम बता रहे हैं कि हाँ देखो तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुमने ये गलत किया, ये गलत किया। तो जनरली हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अंदर सामने जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट पर्सन इज टेकिंग, एब्जॉर्बिंग ईच एंड एवरी टाइम यू आर गिविंग सम नेगेटिव कमेंट। तो वो कहाँ जा रहा है? दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग स्पेस टू ओवरकम। अगर आपने मेरे अंदर कोई एक कमी निकाली है तो उस एक कमी को दूर करने के लिए हो सकता है कि मुझे सालों का समय लगे, और हो सकता है मैं एक्चुअली इस पर काम भी कर रही हूँ और इसके बारे में सोच भी रही हूँ कि कैसे मैं इसे डील करूं। बट डील करना एंड ब्रिंगिंग चेंज इन योर पर्सनालिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ दिस अर्थ। तो हम जब क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले की जो एक सेल्फ वर्थ है उसको खत्म करते जा रहे हैं और उसको एक नेगेटिव इमेज उसके दिमाग में अपनी बनाते जा रहे हैं। क्यों? आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहो, जिससे अल्टीमेटली दैट पर्सन विल फेड अप और गिव अप। देन कंपेयर विद अदर पीपल। हाँ, पाटिल जी का बेटा देखा, वो क्या कर रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, और तुम क्या कर रहे हो। तो कंपैरिजन से कुछ मिलता नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जो नीड है, जो कैपेसिटी है, जो स्किल्स है, वो उतना ही परफॉर्म कर सकता है। बट इट इज योर ओन लस्ट, योर ओन ग्रीड दैट यू ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर। देन लेबल अदर्स बिहेवियर नेगेटिवली। दूसरों के बिहेवियर को हम बड़े लेबलिंग कर देते हैं, बड़े अच्छे से बोल देते हैं कि हाँ वो तो बहुत ही चालाक है, उसको तो बोलने की तमीज ही नहीं है। Then throw things, call names, complain, interrupt others। बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, आप बीच में चले गए और आपने कहा नहीं नहीं आप पहले ये मुझे बताओ जरा, आप पोक कर रहे हो बीच में जाकर। मे बी द डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होगा इस बात पर, लेकिन आप में पेशेंस नहीं है कि आप रुक कर वेट करो कि हाँ दो लोगों के बीच का डिस्कशन खत्म हो, फिर मैं अपनी बात कहूँ, फिर मैं अपनी बात उठाऊं। एंड समटाइम्स पीपल दे डोंट शो कंसर्न फॉर अदर्स। उन्हें अपने आप की अपनी जरूरत के लिए इतनी अहमियत होती है कि वो ये नहीं सोचते कि दूसरे को भी मुझे इंपॉर्टेंस देनी है। तो दे आर सेल्फ एनग्रॉस्ड। देन कमांडिंग, कुछ लोग बहुत असर्टिव होते हैं, हमने बोल दिया ऐसे होना है, ऐसे ही होना है, आपको यही करना है, अभी करना है, इसी तरीके से करना है। तो वो असर्टिवनेस जो होती है, कमांडिंग बिहेवियर है, वो अब थोड़े टाइम के लिए ये सब चीजें आप बर्दाश्त कर लेते हो, एक इंसिडेंट्स, दो इंसिडेंट्स। बट इफ यू आर लिविंग विद सम पीपल हु आर ऑफ दिस टाइप, maybe whether these type of people are in your work life or at home or in your friend circle, wherever they are, अगर आपके चारों तरफ इस तरीके के लोग ज्यादा लंबे समय तक होते हैं तो आपको नॉर्मल है गुस्सा आना, कभी भी बढ़ना, becoming physically aggressive, threaten to leave or harm physically. How to deal with it is the most important thing, क्योंकि गुस्से से कोई नहीं बच सकता। आप रहते हैं समाज में जहां पर चारों तरफ आपके, ऐसा कभी कोई भी नहीं होगा जिसके साथ आपकी 100% कंपैटिबिलिटी होगी कि हाँ मैं जैसा चाहता हूँ ये सामने वाला व्यक्ति जिससे भी मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जहां कहीं भी हूँ, वो बिल्कुल मेरी पसंद का है और वो बिल्कुल मेरे हिसाब से चलता है, मेरा बिल्कुल उसके साथ 100% एडजस्टमेंट है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो हम अपने गुस्से को मैनेज कैसा करें, क्योंकि गुस्सा तो आएगा, लोग आपके विपरीत भी जाएंगे, आपको गलत भी बोलेंगे, आपको सही भी बोलेंगे, आपके अगेंस्ट भी जाएंगे, कभी ईर्ष्या से, कभी
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको पीछे धकेलेंगे, तो बहुत सारे रीजंस मिलेंगे आपको जिनकी वजह से आपको एंगर आएगा, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थेरेपी इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें यूज की जाती है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग इज रिलेटेड टू योर बिलीफ सिस्टम, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या थॉट आ रहा है आपके दिमाग में जब आपको गुस्सा आता है। तो सपोज आपको ऐसा लगता है कि मेरे फादर जो है मुझे इसलिए गुस्सा कर रहे हैं या इसलिए मुझे बोल रहे हैं क्योंकि मैं लड़की हूं, इसीलिए मुझे बार बार रोका जाता है, या मेरे जो फैमिली है वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि वो सोचते हैं कि वो हमेशा, वो खुद ही अपने आप को ही बड़े पोजीशन पे रखना चाहते हैं, इसलिए मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं। जब भी कोई गुस्सा आता है तो एक थॉट आता है साथ में गुस्से की, और उस थॉट को हम इंटेंसिफाई करते जाते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं। जितनी देर तक वो थॉट रहता है, जितना देर तक हम उसको थॉट को रखेंगे, उतना ही हमारा संस्कार बढ़ता है गुस्से का, और उतना ही ज्यादा हमारा गुस्सा बढ़ता जाता है। इसीलिए हम पहले जाकर अपने उस थॉट को रिस्ट्रक्चर करते हैं, उसका दूसरा पहलू, क्योंकि हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, तो हम उस दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करें अपने थॉट में, अपने थॉट्स को रैशनल बनाए इरैशनल की बजाय, कि क्यों मुझे मेरे फादर क्यों अननेसेसरीली गुस्सा करेंगे, अगर वो मुझे बार बार टोक रहे हैं तो इट इज फॉर माई ओन सेक, और वो मेरा भला चाहने वाले हैं। अगर वो मुझे किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने काम किया तो मुझे ही कल इसका बेनिफिट होगा। तो ये क्या हो गया, एक इरैशनल थॉट को, उसको हमने रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, अगर आपको आपका एग्जाम है और आपने प्रिपेयर नहीं किया है, और आप सोचो कि अब तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है और बटरफ्लाईज उड़ रही हैं पेट में और बुखार आ रहा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है, तो वो आप मूवी देखने चले जाओ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप कहीं डिनर करने चले गए, घर में लड़ाई हुई, बहुत अच्छे से फाइट हुई, और उसके बाद आपने कहा अच्छा चलो यार, इस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं, आज डिनर करके आते हैं, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। अनटिल अनलेस रूट कॉज पर नहीं जाएंगे आप कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है, या इश्यूज जो एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है वो किस लिए, वो पैटर्न्स बार बार आ रहे हैं, तो उसके रूट कॉज पर जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तब तक गुस्सा शांत नहीं होगा, वो सप्रेस हो जाएगा, वो कहीं छुप जाएगा, कहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन फिर कभी किसी और तरीके से बाहर आएगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस वजह से आपको, जिस जो कॉज है उस रूट कॉज पर जाकर आप उसको रिजॉल्व करें। इन बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन के लिए भी पीछे भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सरकास्टिकली ना बोलना और क्रिटिसाइज ना करना, तो इसी तरीके के कुछ बेटर कम्युनिकेशन के टिप्स, कि आप जब गुस्सा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बोलने से पहले सोच लें क्या बोलने जा रहे हैं। जो कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जो निकल गया, जो एक बार आपने बोल दिया वो बोल दिया, वो गया, अब आपके कंट्रोल में नहीं है वो, फिर वो सामने वाले की प्रॉपर्टी हो गया। और उसकी वजह से अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है, आपको हमेशा सुनना पड़ेगा, फिर उसका रिएक्शन भी आएगा आपके ऊपर। तो क्या आप खुद को डिफेंड कर पाओगे तब? और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर बेटर है कि बोलने से पहले, गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले आप पहले थोड़ा सा सोच लें दो, कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सिमिलरली आपको लिसन भी केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा इतना तेज आता है और बॉडी में इतने ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उस समय कि आपकी सुनने की, समझने की शक्ति सारी खत्म हो जाती है। तो पहले कोशिश करें खुद को काम डाउन करें, थोड़ा सा ये सोचें कि हाँ इस समय मैं गुस्से में हूं और मेरी सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो रही होगी, क्योंकि गुस्से से बुद्धि का नाश होता है। तो थोड़ा अपने इस सेंटेंस को दिमाग में लाकर थोड़े से देर पॉज करें और फिर ध्यान से सुने कि सामने वाला बोल क्या रहा है।
और उसके अंडरलाइन एंगर जो है, कई बार क्या है, गुस्सा किसी और चीज पर होता है लेकिन बोल आप कुछ और रहे होते हैं, गुस्सा कर कहीं और रहे होते हैं। तो वो अंडरलाइनिंग बिहेवियर क्या है, अंडरलाइनिंग रीजन क्या है फॉर द पर्टिकुलर एंगर, एक्चुअल वजह क्या है, कहाँ इंसान गुस्सा करना चाह रहा है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। फिर कई बार क्या होता है कि अगर सिली ह्यूमर यूज कर ले उस समय, मान लो गुस्सा आ रहा है लेकिन आप कुछ सिली ह्यूमर यूज कर लेते हो, तो जो कहते हैं ना बड़ी बात भी है वो छोटी हो जाती है कई बार। वो बहुत हेल्प करती है गुस्से को कंट्रोल करने में। देन चेंजिंग योर एनवायरनमेंट, अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो कई बार आप वहां से निकलकर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, वॉक पर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर ठंडा हो गया दिमाग। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपने उस समय वहां जहां से स्टिमुलस मिल रहा था आपको, आपने वहां पर ब्रेक कर दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन को आपने तोड़ दिया, उस चेन को तोड़ दिया जो कि एक पैटर्न बना रही थी बिहेवियर का, जिसमें बाबा आगे ये और एग्रेसिव होने जा रहे थे। देन काउंसलिंग, अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा इतना ज्यादा है, और अगर गुस्सा कोई एक व्यक्ति करता है परिवार में, तो उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, क्योंकि बिहेवियर जो होता है उसका वो पूरी फैमिली के सामने होता है और हर किसी को उसका पार्टी बनना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा इज रियली हार्मिंग अदर्स एंड यू आर अनेबल टू हैंडल इट, देन प्लीज गो टू द थेरेपिस्ट, गो टू द काउंसलर। आप डिस्कस करो, खुले दिल से जाओ और किसी से आप डिस्कस करो कि हाँ मुझे गुस्सा आता है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इस वजह से गुस्सा आता है। तो हो सकता है आपको कोई बेटर सॉल्यूशन या बेटर डायरेक्शन मिल जाए, आपको एक हेल्प मिल जाए, सपोर्ट सिस्टम एक डेवलप हो जाए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे, देन टेक द सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देयर आर फ्यू एडिशनल टिप्स फॉर इट, लाइक मॉनिटरिंग सिनिकल थॉट्स, जो आपके सिनिकल थॉट्स आ रहे हैं अजीब अजीब से कि हाँ नहीं मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही एक हूँ जो कि टारगेट रहता है हमेशा इन लोगों के गुस्से का। तो जस्ट टेल योर माइंड शट अप, व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन, भाई क्यों मेरे साथ ही, मैं ऐसा क्या किया मैंने जो कि मेरे साथ ही सब ऐसा खराब व्यवहार करेंगे। तो अपने ब्रेन को समय आप कहें कि बस शट अप, बहुत हो गया। एक्नॉलेज दैट यू हैव प्रॉब्लम इन कोपिंग विद एंगर। अगर आप बार बार गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आप उसे एक्नॉलेज करें, साइड ना कर दें कि हाँ नहीं नहीं मेरे को तो नहीं आता, क्योंकि अधिकतर हम अपनी कमियों के लिए डिनायल मोड पर ही रहते हैं, उससे हमारी सेल्फ इमेज खराब होती है। इसलिए हम बेटर ये समझते हैं कि डिनायल मोड पर है, नहीं मैं तो गुस्सा करती ही नहीं, मुझे कहाँ आता है। और फिर आपको गुस्सा आता नहीं है, वैसे वैसे आपके डाइजेशन खराब रहता है, आपको हेडेक रहता है, आपके बाल जल्दी झड़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो सब आ रहे हैं एंगर के, लेकिन आप एडमिट नहीं करते कि हाँ भाई मुझे गुस्सा आता है। सीक द सपोर्ट and then forgive those who have angered you. Sometimes it is also a anger management technique, therapy, कि आप अपने आप को अपने अंदर से, अगर किसी इंसान ने कभी किया ना आपके साथ गलत, यूजुअली विद वुमेन आप उन्हें देखेंगे वो अपनी लाइफ में पास्ट में 25 साल पहले जाकर, 20 साल पहले जाकर, 40 साल पहले जाकर, वो इतने उस समय मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। Similarly, men also they have same sides type of psyche. वो भी कहते हैं मेरे बॉस ने, अच्छा ये कलीग है मेरा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था उस समय, 5 साल हो गए उस बात को, नहीं मैं तो इससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। तो आप जिंदगी भर उस एक इंसिडेंट को अपने अंदर पचा के रखेंगे, उसके साथ आप जिएंगे, उस एक नेगेटिव इंसिडेंट के साथ में, और आप उसको कभी माफ नहीं करेंगे। तो जितने ही टाइम वो इंसिडेंट आपके साथ रहेगा वो आपको ही हार्म कर रहा है। इसलिए बेटर है किसी ने कुछ गलत भी किया, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, दिल से माफ कर दो, ये सोच के माफ करो कि हाँ उसको इतनी बुद्धि थी और वो इसी तरीके का इंसान है, वो ऐसा ही कर सकता था, लेकिन मुझे हमेशा अपने आप को उस इंसान के साथ बांध कर नहीं रखना है, मुझे आगे मूव ऑन करना है। तो इसीलिए मूव ऑन तभी कर सकते हो जब आप दिल से फॉरगिव कर दो।
ठीक है, और हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं कि हाँ, जिसका जैसा किया उसके साथ में हमें सिखाया जाता है बचपन से ही, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं जो करूंगा मेरे सामने आएगा, कोई दूसरा जो करेगा उसके सामने आएगा, तो मैं क्यों जलूं? Then there are several meditational techniques हैं, deep breathing है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें नेगेटिव की बजाय। एम्पैथाइज करना, आप दूसरे की को समझें कि हाँ, दूसरा अगर आपको चिल्ला रहा है, आपको किसी चीज से रोक रहा है, टोक रहा है, टीनेज बच्चों की क्या दिक्कतें हैं, उनको गुस्सा बहुत सबसे ज्यादा आता है क्योंकि उन्हें बहुत रोका जाता है, नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। तो बट आप उनके साथ एम्पैथाइज करके देखें, यही हमेशा ना बोले कि हमारी जनरेशन तो बहुत अच्छी थी, हम लोग ने ऐसा किया, हम लोग ऐसे थे, हम लोग ये करते थे, हम लोग वो करते थे। इट इज देयर टाइम नाउ and the environment has changed a lot, things have changed a lot, तो we should also empathize with others। जो भी कोई हम पर गुस्सा कर रहा है, जो भी व्यक्ति की वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम एम्पैथाइज करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है बिहेवियर, तो उससे भी हमारी आधी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। Then learn how to laugh at yourself। आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई गलतियां कर देते हैं, तो खुद पर हंसना भी सीख लिए, हंसी में उड़ा दीजिए बात को कि हाँ, अरे हाँ यार, मैंने वैसे बेवकूफी कर लेता हूँ कई बार, कोई बात नहीं, it's always next time। And learn to relax, really it is very important, learn to relax in today's time, it is really very very important। हम जैसे दिल्ली में रहते हैं, महानगरों में जीवन इतना ज्यादा भागम भाग वाला होता है कि एक्चुअली लोग भूल ही गए हैं कि कैसे रिलैक्स करना, कैसे है, शांति से बैठते कैसे हैं। क्या कभी खाली भी बैठते हैं बिना काम के? जबकि हम कोई काम की बात ना कर, अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, तब भी हम काम की बात कर रहे होते हैं। कोई भी डिस्कशन होते हैं, वो कभी भी फालतू नहीं होते, हमेशा वो कहीं किसी ना किसी गोल को चेज करने के लिए होते हैं, चाहे वो गोल बच्चों के हों, चाहे हमारे खुद के हों, चाहे हमारे घर के बड़ों के हों, चाहे आगे हमें क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग हो। सो व्हेन वी विल रिलैक्स, हाउ टू रिलैक्स, खुद को रिलैक्स कैसे कराना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाए सब चीजों से और सोचे नहीं, हम कोई भी ऐसी चीज डिस्कस नहीं करेंगे जो कि यूजफुल है, हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू लोगों पर भरोसा करना। अधिकतर हम गुस्से में, गुस्सा जिस पर होता है क्योंकि हमारे अंदर फियर होता है कि ये सामने वाला हमारा नुकसान कर देगा, तो हम ट्रस्ट नहीं करते, लोगों पे भरोसा हमारा खत्म होता जाता है। जितना जितना गुस्से का स्वभाव बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपका समाज पर, लोगों पर से भरोसा उठता जाएगा और आपको लगेगा हर कोई खराब है, कोई फायदा नहीं है जीने का, यहाँ तो सारे ही लोग ऐसे ही हैं, कोई नहीं समझता किसी को, सब अपने लिए जीते जी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता आज के टाइम में, सब अपने लिए ही करते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो ट्रस्ट उठ जाता है, जब ट्रस्ट उठ जाता है तो हैप्पीनेस तो आ ही नहीं सकती वहां, तो वहां फ्रस्ट्रेशन आएगी, एग्रेशन आएगा, इरिटेशन आएगी। Then learn how to assert yourself, it is also very important कि आप ये जानें कि क्या होता है, कई बार ना हम मान लेते हैं, हमें कोई भी कुछ कह रहा होता है कि हाँ नहीं, तुम ना अच्छे से नहीं काम करते हो, ये काम देखो इसमें इतनी सारी मिस्टेक्स निकल गई, तो तुम काम करना नहीं आता है, ऑर्गेनाइजेशन तो तुम्हारा बिल्कुल ही खराब है, देखो एक में इवेंट मैनेज करना था और कितनी कमियां रह गई उसमें, कितनी खामियां रह गई, और हमें मालूम है कि नहीं रही खामियां, या हम कोई चीज है हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, हम ठीक कह रहे हैं और हम इसे प्रूव करके दिखा देंगे, एट द एंड यू विल फाइंड अ बेटर रिजल्ट। तो उस समय रादर देन चुपचाप से निकल आना और सप्रेस कर लेना अपने गुस्से को और किसी गलत चीज को होते देना, वो गलत होता है। उसकी बजाय असर्ट योरसेल्फ, लर्न टू असर्ट योरसेल्फ।
लर्न टू टेल अदर्स कि नहीं जी ये काम ऐसे होना है, इसी तरीके से करना है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपने पर भरोसा है। हम डायरी मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को पहचानने के लिए, गुस्से को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू हैव अ चॉइस टू रिएक्ट। आप भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चुपचाप से ही बनकर रहना है, शांति प्रिय ही रहना है, लेकिन गुस्से को आप कैसे दिखाना है ये आपको पता होना चाहिए। कितना कॉस्ट एंड बेनिफिट है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर लेना चाहिए गुस्से से पहले कि आपको ये गुस्सा करने से नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है तो थोड़ा करो, समाज में रहकर सब काम करने होते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करो कि आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाओ। इनके थार्सिस आप कई बार क्या होता है कि गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, किसी को बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, चुपचाप है, अपने अंदर ही अंदर रखे जा रहे हैं उसको, तो वो अच्छा नहीं होता। तो कहीं भी किसी से भी आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप एक टॉय लेकर, आप एक पिलो लेकर उसको कुछ इमेजिन कर लीजिए और आप उसके सामने अपना गुस्सा निकाल लीजिए। रोना है आपको, आप उसके सामने रो लीजिए, आप कोई पिक्चर ले लीजिए, कोई फोटोग्राफ ले लीजिए, उसके सामने आप बात कर लीजिए। किसी भी जिस भी व्यक्ति पर आपको गुस्सा है तो आप उसको अगर सामने नहीं कह पाते हैं तो आप पीछे से कहीं भी एक रूम बनाओ और अपने वहां पर उस बंदे को टारगेट समझकर निकाल दो अपना मन का सारा गुस्सा। आप फिर हल्का लाइट फील करोगे। एट द एंड आई मस्ट से क्रोधो मूलमन्नार्थाम क्रोधा संसार बंधनम धर्म क्षयकरः क्रोधा तस्मात् क्रोधम विवर्जेत चेत। क्रोध समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, समस्त विपत्तियों का। क्रोध संसार बंधन का मूल कारण है। क्रोध धर्म का नाश करने वाला है, इसीलिए क्रोध को त्याग दे। क्रोध करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। With this, thanks to all the audiences, all the viewers for listening to the entire presentation patiently. बहुत बहुत धन्यवाद। हॅलो, आवाज येतोय का? जर कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर प्रश्न विचारू शकता। मैडम दो क्वेश्चन आए हैं। हेलो जी जी जी। क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है, उसे कंट्रोल कैसे करें? और नेगेटिव थॉट कंट्रोल कैसे करें? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जी जी। देखिए, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है और आप ये बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि, क्योंकि आप ये एडमिट कर रहे हैं, खुद ही कुछ पूछ रहे हैं आप यही बात कि मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब है कि गुस्सा कहीं किसी बड़ी वजह से दबा रखा है आपके अंदर। तो आप अपने गुस्से को पहले पहचानिए अच्छे से कि किस एक्चुअल रीजन क्या है, क्योंकि छोटी छोटी बातें तो वो मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं कहीं पर डिस्प्लेस हो रहा है, कहीं और है जो कि ज्वालामुखी बन रहा है। तो आप वहां पर उस जगह पर जाकर अपने गुस्से को पहचाने कि एक्चुअल रियल रीजन क्या है, आपका असलियत में क्या चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से आपकी फ्रस्ट्रेशन पाइल अप हो गई है और अब वो बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी सी चीजों पर भी निकल कर बाहर आ रही है। तो आपको हेल्प मिलेगी अपने गुस्से से डील करने में। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया आपने सर? नेगेटिव थॉट को कैसे कंट्रोल करें मैडम? जी, नेगेटिव थॉट्स, पहले तो ये हमें समझना होगा कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। हमारा ब्रेन, आप जिस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो थॉट को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, वो थॉट को ब्रेन जो है हमारा वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। जिस चीज को आप याद रखना चाहते हैं, जिस चीज को आप रिपीट करते हैं, वो चीज आपकी मेमोरी में ज्यादा देर ठहरती है, वो चीज आपकी कंटिन्यूटी में रहती है, लॉन्ग रन तक रहती है। इसीलिए हमारे पे रोट मेमोरी जो है, रिहर्सल्स हैं, वो इसलिए कराई जाती है, इसीलिए कराई जाती है ताकि चीज पक्की हो जाए। तो जब आप नेगेटिव थॉट्स की रिहर्सल कर रहे हैं
उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको डेली खाद पानी हवा दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो घटेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे। तो आप अगर नेगेटिव थॉट को, अपने उस साइकिल को तोड़ें, ब्रेक दें बीच में से, उसको कहें कि नहीं, आप उसको रैशनली समझें। पेपर भी यूज कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी टाइम ना जब सोचते हैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में, हम जनरली हवा में ही सोच रहे होते हैं, अपने दिमाग में ही सोच रहे होते हैं, तो उससे हम किसी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचते। इसलिए बेटर होता है कि कभी कभी हम कॉपी पेन उठा लें और जितने भी हमारे पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हमारे दिमाग में, उन सबको नोट डाउन करें, लिखें, और एक डायरी बनाएं, रोजाना लिखें कि आज मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट आया, कल मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट आया था, परसों ये आया था, अब कल ये आ रहा है। तो एक हमें, अगर हम देखेंगे पीछे मुड़कर 10 दिन में हमारे पास कौन कौन से नेगेटिव थॉट आए, और क्या उसमें से कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये पाएंगे कि कुछ एक टाइप का पैटर्न बन गया आपके थॉट्स का, आपके ब्रेन में, और वही पैटर्न आप रिपीट कर रहे हैं बार 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 बार। और कहीं आपकी सुई किसी एक जगह पर अटक गई है, एक थॉट पर अटक गई है, और बाकी सारे थॉट्स उसके एक्सिलरी थॉट्स है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो। तो आप उस नेगेटिव थॉट पर फिर एक बार रिकॉग्नाइज करें, पहचानें, एडमिट करें, और फिर उस एक नेगेटिव थॉट पर काम करना शुरू करें विद द पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस केस में, कि आप जब अपने साथ में अपने आप को बोले कि नहीं, मैं कर सकता हूं, ये नेगेटिव थॉट है, ये रैशनल नहीं है, उसमें से कितने थॉट्स रैशनल है, कितने इरैशनल है, आप खुद ही सेपरेट आउट कर पाएंगे अगर आप एक जर्नल मेंटेन कर लेंगे तो जितने आप उसमें से देखें, बहुत सारे थॉट लगेगा ये तो बेकार है, आप खुद ही रैशनली उसको सोचें, डिस्कस करें। अगर आपके पास कोई है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, तो हर एक थॉट को पकड़कर डिस्कस करना स्टार्ट करें, और फिर उसमें से डिसाइड करें कि कितने रैशनल थॉट्स थे और कितने इरैशनल थॉट्स थे। जो इरैशनल थॉट है और आपने पहचान लिया उन्हें वैसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली, कि ये तो बेकार का विचार था जो मेरे अंदर आ रहा था, मेरे बच्चे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरे कलीग्स तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा था कि हाँ ये मुझे पूछते नहीं है, इन्वॉल्व नहीं करते हैं चीजों में, तो इसलिए इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूं और इन्हें लगता है कि मेरे को इस चीज के लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो जो फ्यूटाइल थॉट्स है वो आप वैसे पहले ही स्क्रैप ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो रैशनल रीजन रह जाएगा, जो रैशनल थॉट होगा आपका नेगेटिव, उस पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जरूर कोई प्रॉब्लम है। आई होप आई हैव आंसर्ड। मैडम और एक 2-3 सवाल है, लेकिन उसमें से मैंने एक सेलेक्ट किया। इंसल्ट किया किसी ने तो कैसे उसको ट्रीट करना है? ओके, अगर कोई इंसल्ट कर रहा है आपकी, तो आप मुझे बताइए कि कोई इंसल्ट किस केस में करेगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे की इंसल्ट कब करेगा? वो तब करेगा जब उसमें कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, जब उसको ये बात पता होगी कि तू इस व्यक्ति से किसी ना किसी तरीके से कम है, और ये व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जल्दी आगे बढ़ रहा है, ये बेहतर कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, और तू इस लायक नहीं है कि तू इसके साथ में compete कर सके। तो उस सिचुएशन में व्यक्ति क्या करता है, बेस्ट उसको यही उपाय दिखता है कि वो ईर्ष्या में जल भुनकर इंसल्ट करना शुरू करता है सामने वाले। तो उस केस में जब आपको मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ है नहीं और वो बिना बात के आपको नीचा दिखा रहा है, जस्ट इग्नोर दैट पर्सन। जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, और आपको किसी एक इंसान को दिखाने के लिए अपने जीवन को नहीं जीना है। आपका जीवन बड़ा है, आप उसमें आपके लिए हैं, आपके परिवार के लिए हैं, और सबसे पहले आपके लिए। तो आप आगे बढ़िए, लोग करते रहे जो इसे जो इंसल्ट करना है, जो करना है वो अपना काम करें, आप अपने आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, अपने आप को बेहतर दिन पर दिन बनाते रहें। तो ये तो एक उसको पॉजिटिव ले, क्रिटिसिज्म की तरह से, हाँ ठीक है, एक बार सोचने की क्या ये जो बोल रहा है वो ठीक है, रैशनल है या इरैशनल है, और अपने जजमेंट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये बेकार में इंसल्ट कर रहा है तो आगे बढ़े, ध्यान ही ना दे, और ये समझ लें कि वो सक्सेस का पैरामीटर है आपका।
जितना वो इंसान इंसल्ट करेगा उतना ही आप और आगे बढ़ेंगे। राजपूत मैडम, हो हॅलो, सर. ते रोनक हो सर. हात वरती आहे, त्यांचा माईक ओपन करा, त्यांना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर. डॉक्टर रौनक कुमार. हो. हाँ. मैंने हिंदी में मैं मराठी में नहीं दे पाई, हिंदी में दिया तो सबको समझ आया। समझ में आया? यस मैम, यस सर, यस जी मैम, पूरा अच्छे से तरीके से समझा। हेलो, आई एम डॉक्टर रौनक फ्रॉम चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात। जी मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इन विच टेक्निक्स यूजफुल टू एंगर मैनेजमेंट, इन विच टेक्निक मोस्ट यूजफुल टू एंगर मैनेजमेंट? सर कोई एक चीज नहीं बोल सकते कि एंगर मैनेजमेंट के लिए कोई एक थंब रूल बता दूं मैं आपको, क्योंकि हर एक इंसान दूसरे से फर्क है और हर किसी का कारण जो है, जो कॉज है गुस्से आने का, वो भी दूसरे से फर्क है। तो हर किसी को अपनी लाइफ में खुद ही झांक कर देखना पड़ता है कि किस वजह से, मेरा रीजन क्या है, पर्टिकुलर रीजन क्या है गुस्सा आने का, कि मैं अपना कंट्रोल लूज कर रहा हूँ, मैं मारपीट कर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ली कर रहा हूँ, मैं अपना करियर, लोग खुद की अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। गुस्से में लोग मर्डर करते हैं, गुस्से में हम देख रहे हैं कि दो देशों की लड़ाई हो रही है, तृतीय महायुद्ध के कगार पर हम खड़े हैं। ईगो है, गुस्सा है, उसी वजह से खड़े हैं। तो हर किसी के गुस्से का अलग अपना रीजन होता है और उसे वहीं जाकर ही और उस पर्टिकुलर केस को इंडिविजुअली समझा देखना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। बाकी मैंने बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी बताई थी एक सेक्शन में पूरा, कि क्या क्या एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स है। यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। अगर कोई पर्टिकुलर केस हो तो आप मुझे लिख सकते हैं ईमेल आईडी पर, तो उसको डिस्कस ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। जी मयुरी मैडम, हो सर. मानून द्या मॅडम, थँक्यू। Dear participants, very good evening to all of you. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Dr. Bari sir, our principal, Dr. D.R. Patil sir, vice principal, M. Patil sir, and vice principal, Dr. R.D. Patil sir. Also, I would like to thank our today's guest lecturer, Dr. Ritu Sharma ma'am, who share her thoughtful ideas and techniques about how to control anger management. And I would like to thank all the participants, also the participants who are located in different locations who attend this webinar. And I would like to thank Mr. Bachute sir, Chaudhary sir, and all faculty members of R.C. Patel Arts, Commerce and Science. Also, I would like to thank all the participants, students, and today's guest. Thank you so much. मैं भी आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि, और मुझे लगता है कि आपको सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा आज के सेशन से। आई होप सो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम ऑफ दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। आपके बाकी सारे सेशंस भी बहुत अच्छे जाएं और सबके लिए पूरा सबको लाभान्वित करें। थैंक यू मैडम। प्रिंसिपल सर और डॉक्टर मिलिंद, डॉक्टर सुधाकर, डॉक्टर राम सिंह, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थँक यू सो मच मॅम। मॅडम द्या, उद्या 7:30 ला वेळेवर हजर राहायची। उद्याचं सेशन जे असणार ते 7:30 वाजता असणार आहे, संध्याकाळी 7:30 वाजता, तर त्यासाठी सगळ्यांनी प्रेझेंट राहायचंय। मॅडम थँक्यू। शर्मा मॅडम थँक्यू सर, थँक्यू। सर्वांचे धन्यवाद। चला मॅडम,